दास्तान इश्क की भाग 24। अब तक आपने पढ़ा, राघव और कावेरी की सगाई हो जाती है। कांता प्रसाद जी को बीता हुआ वक्त याद आ जाता है और वो आकांक्षा को शादी तक घर से बाहर ना निकलने के लिए बोल देते हैं। अब आगे आदित्य और राधिका स्टेज पर से उतरकर नीचे आ जाते हैं। बाकी आए हुए मेहमान एक एक करके राघव और कावेरी से मिलने जाते हैं। वीर प्रताप जी और रूपाली आए हुए मेहमानों से कावेरी का परिचय कराने के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। आदित्य राधिका के साथ चेयर पर बैठ जाता है और राधिका कावेरी की तरफ देखते हुए कहती है, कावेरी कितनी खुश लग रही है ना कुंवर। सुधा आंटी के जाने के बाद कावेरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब उसे राघव जी का साथ मिला है, जैसे मुझे आपका साथ मिला। माँ पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। आपने मेरी जिंदगी में आकर घर को खुशियों से भर दिया। सिर्फ भुवन और मैं ही रह गए थे घर में। मन ही नहीं करता था घर आने का। बस राघव आ जाता तो मैं भी आ जाता था और अब मेरा जाने का मन नहीं करता। आदित्य ने कहा, हाँ, देखा मैंने। आपने तो घर में ही ऑफिस खोल लिया है। राधिका ने कहा, तो क्या चाहती हैं आप, मैं ऑफिस जाऊं? आपको मेरे घर में रहने से परेशानी होती है? राधिका ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। सच में आप नहीं चाहती? आदित्य ने देखा राधिका कुछ बोल नहीं रही है। वो उठा और जाने लगा। उसने एक बार पलटकर देखा, राधिका अभी भी कुछ नहीं बोली। आदित्य ने भुवन को बुलाया और उसके साथ आए हुए मेहमानों के पास चला गया। लाजो ने देखा राधिका अकेली बैठी है तो उसके पास चली गई और बोली, क्या हुआ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो कावेरी के पास चलते हैं। राधिका उठी और लाजो के साथ कावेरी के पास चली गई। राघव ने लाजो को देखा और बोला, लाजो जी, अभी एक ही दिन हुआ है शादी का, आप तो बड़े खुश लग रहे हो। तो आप नहीं हो रहे क्या खुश? कावेरी दीदी, मैंने पहले ही कहा था, सोच लो। आप बगल में बैठी हो और इनकी नजरें तो इधर उधर ही हैं। लाजो ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कावेरी और राधिका दोनों हंसने लगी। आदि नहीं दिख रहा, कहाँ है? राघव ने पूछा। राघव ने राधिका की बात पर आदित्य जहाँ खड़ा था वहां देखा तो वो किसी से बात कर रहा था। वो रहे, राधिका ने कहा। राघव ने आदित्य की तरफ देखा। उसने भुवन को, जो राघव की तरफ देख रहा था, इशारे से आदित्य को बुलाने के लिए कहा। भुवन ने आदित्य से कहा, कुंवर, आपको राघव जी बुला रहे हैं। आदित्य ने स्टेज की तरफ देखा तो राधिका मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसे अनदेखा किया और भुवन के साथ स्टेज पर आ गया। आदित्य राघव से बात कर रहा था। राघव ने देखा कि आदित्य राधिका की तरफ देख भी नहीं रहा है। उसने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन आदित्य ने बात को टाल दिया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और सगाई में आए हुए मेहमान एक एक करके जाने लगे। कुछ देर में सब चले गए। अब सिर्फ वीर प्रताप जी ही रह गए। राघव और कावेरी को स्टेज पर से उतारकर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। इस वक्त भी आदित्य राधिका के साथ नहीं बैठा था, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वीर प्रताप जी ने जाने के लिए बोला। सब उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आए और वापस घर में आ गए। देवेंद्र जी ने आदित्य से कहा, कुंवर, बहुत अच्छे से सब हो गया। हाँ, शीतल ने भी कहा, अब बस शादी की तैयारी करनी है। आप फिक्र नहीं करिए, सब हो जाएगा। आप सब भी थक गए होंगे, अब आराम कीजिए। हाँ, ठीक कहा आपने, आप भी आराम कीजिए, देवेंद्र जी ने कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए। राधिका कावेरी और लाजो के साथ उसके कमरे में जाने लगी तो कावेरी ने पूछा, तुम कहाँ चली मेरे साथ? हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, राधिका ने कहा। मेरी मदद बाद में कर लेना, पहले कुंवर जी को मनाओ। पता नहीं क्या कह दिया है तुमने जो वो उदास है। चलो लाजो। कावेरी लाजो को लेकर अपने रूम में चली गई। राधिका अपने कमरे में गई तो उसने देखा आदित्य वहां नहीं था। उसने सोचा वॉशरूम में होगा, लेकिन वो वहां भी नहीं था। वो कमरे से बाहर आई तो देखा स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने थोड़ा सा दरवाजा और खोला तो देखा आदित्य टेबल पर बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रहा है। वो अंदर गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य को पता नहीं चला या फिर उसने अनदेखा किया। राधिका बिना कुछ आवाज किए आदित्य के पास गई और बोली, आप यहाँ हैं? आदित्य ने बिना राधिका की तरफ देखे हुए कहा, आज का फंक्शन अच्छा हो गया ना?
आप नाराज हैं मुझसे? राधिका के इस सवाल पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। सॉरी, राधिका ने कहा। आदित्य ने फिर भी कुछ नहीं कहा। राधिका आदित्य की चेयर के पीछे गई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसकी तरफ थोड़ा झुकी। उसके ऐसा करते ही आदित्य के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। राधिका ने धीरे से कहा, सॉरी। आदित्य ने उसके दोनों हाथों को अपने गले से अलग किए, लैपटॉप बंद किया और चेयर पर से उठकर जाने लगा। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सामने वाली दीवार पर जाकर टिका दिया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। राधिका भी उसकी तरफ देख रही थी। राधिका की बड़ी बड़ी आंखों में आदित्य खो सा गया। राधिका मुस्कुराई। उसने आदित्य के गले में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ झुकाया और उसके होठों को अपने होठों के बहुत करीब लाकर बोली, सॉरी आदित्य। राधिका ने जैसे ही आदित्य का नाम लिया, आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। राधिका जाने लगी तो आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे दीवार की तरफ करके खुद उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या कहा आपने? राधिका ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। आदित्य ने उसके और करीब आते हुए कहा, एक बार फिर से बोलिए। राधिका ने कहा, सॉरी। नहीं, वो जो आपने सॉरी के बाद कहा। राधिका ने फिर कुछ नहीं कहा। आदित्य ने उसे गोदी में उठा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं कुंवर? अभी जो आप कर रही थी वही। आदित्य उसे स्टडी रूम से बाहर ले आया। राधिका ने कहा, उतारिए मुझे, अभी कोई देख लेगा तो क्या हुआ? हम अपनी पत्नी के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं। देख भी लेगा तो क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? आदित्य ने आवाज की तरफ देखा तो कावेरी और लाजो खड़े थे। आदित्य ने कहा, क्या हो रहा है का क्या मतलब है? ये जो आपने राधिका को। कावेरी आगे बोलती उससे पहले आदित्य बोला, शर्म करो, ऐसे कोई पति पत्नी को रोमांस करते देखता है? और आप जाओ राघव से बात करो, हमें अकेला छोड़ दो। कुंवर साहब, लाजो ने कुछ बोलना चाहा तो आदित्य ने बोला, लाजो जी, कल ही आपकी शादी हुई है और आप भुवन को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों घूम रही हैं? जाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ बातों में वक्त बर्बाद करती रहें और भुवन किसी और को खोज ले। कावेरी और लाजो दोनों अब कुछ बोल नहीं पाई और अपने कमरों की तरफ चल दी। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा। राधिका ने आदित्य के गले में अपने दोनों हाथ डाले और उसकी बाहों में सिमट गई। रूम में आकर आदित्य ने राधिका को बेड पर बिठाया और बोला, एक बार फिर से बोलिए ना। क्या? राधिका ने कहा, मेरा नाम। आदित्य ने कहा। राधिका ने अपनी नजरें नीची कर ली और बोली, कुंवर, आप जानते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेते। आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा, पर अभी तो लिया था ना। वो तो आप नाराज थे इसलिए। तो मैं फिर से हो जाऊं नाराज? कुंवर आप। आदित्य ने राधिका के कुछ बोलने से पहले उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। कहते हुए उसने और कस के राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। राधिका भी आदित्य की बाहों में खुद को समेटे जा रही थी। जिंदगी के इन पलों ने दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनकी इस इश्क की दास्तां को कितनी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगली सुबह सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर ने दरवाजा खोला तो आवाज आई, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम ठाकुर, देवेंद्र जी ने कहा। प्रणाम समधी जी। ओम ठाकुर कहते हुए नाश्ते की टेबल तक आ गए। उनके साथ विक्रम भी था। आदित्य ने पूछा, क्या बात है, आप यहाँ कैसे? ओम ठाकुर ने टेबल पर लगी हुई चेयर को खींचते हुए बोला, अरे चाचा है, कुछ नाश्ता पानी नहीं पूछोगे? नहीं। क्यों आए हैं आप? आदित्य ने सवाल किया। शादी है ना, इसीलिए आए हैं। अब तुमने तो नहीं बुलाया अपनी शादी में। ओह, मैं तो भूल गया, कैसे बुलाते, जबरदस्ती से जो की थी, कहकर ओम ठाकुर मुस्कुराने लगे। चलो वो बात छोड़ो। शादी का कार्ड देते हुए ओम ठाकुर ने कहा, ये लो, तुम्हारे भाई विक्रम की शादी है, कांता प्रसाद जी की बेटी आकांक्षा से। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। ओम ठाकुर फिर बोले, अरे विक्रम के भाई ना सही, कांता प्रसाद जी की बेटी के लिए आ जाना, वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। कांता प्रसाद जी तो चाहते थे कि आकांक्षा की शादी तुमसे हो जाए, लेकिन भाई साहब ने तो पहले ही तुम्हारे लिए सुरेंद्र को वादा कर दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जो सच है वही बता रहा हूँ। खैर छोड़ो।
ओम ठाकुर ने फिर राधिका की तरफ देखते हुए कहा, बहू रानी, आपके देवर की शादी है, आना जरूर। कहकर ओम ठाकुर कुर्सी से उठे, देवेंद्र जी को हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम भाई साहब, आप भी आइएगा, सपरिवार लिखा है मैंने कार्ड पर। चलो विक्रम। ओम ठाकुर चले गए, लेकिन आदित्य के मन में कई सवाल छोड़ गए, जिनका जवाब सिर्फ उदय ठाकुर दे सकते थे या कांता प्रसाद जी। आदित्य ने भुवन को गाड़ी लाने के लिए बोला और ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस में आदित्य को बार बार ओम ठाकुर की बात याद आ रही थी। आकांक्षा उसकी दोस्त थी, बचपन से साथ थी वो उसके। उसने कुछ इस तरह उसके साथ महसूस नहीं किया था। तभी राघव नॉक करके उसके रूम में आते हुए बोला, आदि, आज की मीटिंग जो अभी होनी थी 2 घंटे बाद होगी। सक्सेना जी का फोन आया था, उन्होंने तुम्हें किया था, लेकिन तुमने फोन उठाया नहीं। राघव बोले जा रहा था, उसने देखा आदित्य उसकी बात सुन नहीं रहा, कुछ सोच रहा है। उसने फिर पुकारा, आदि। आदित्य ने कहा। आदित्य को जैसे होश आया हो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कहते हुए वो आदित्य के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आदित्य ने सुबह वाली सारी बात राघव को बता दी। तुम भी ना आदि, ओम ठाकुर की बात का यकीन कर रहे हो? वो तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आकांक्षा का यूं चले जाना और फिर लौट कर आके विक्रम से शादी करना, कुछ तो बात जरूर है राघव। आदित्य ने कहा, तो तुम बात करना चाहते हो कांता प्रसाद जी से? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि ये सब बात ओम ठाकुर ने सबके सामने कही। राधिका ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में सवाल देख लिए थे मैंने। जब तक पूरी बात पता नहीं चलेगी मैं जवाब कहाँ से दूंगा? ये बात तो है, सच जानना बहुत जरूरी है। उस दिन राधिका बाल बाल बच गई जब वो हादसा हुआ, वरना। कहते कहते आदित्य रुक गया। राघव ने उससे पूछा, कौन सा हादसा? कब हुआ? तुमने बताया नहीं। आदित्य ने कहा, उस दिन जब राधिका का प्लास्टर कटा। आदित्य ने पूरी बात राघव को बताई। आदि, इतना कुछ हो गया और तुमने बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बताने वाला था, लेकिन बीच में भुवन की शादी और फिर तुम्हारी सगाई की बात थी। मैं नहीं चाहता था कि सब परेशान हो। लेकिन भाभी की क्या दुश्मनी है किसी से? उनको कोई क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? राधिका को नहीं, मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि मैं टूट जाऊं। और तुम्हें पता है ये हमला किसने करवाया? किसने? आकांक्षा ने। क्या? आकांक्षा ने? तो उसे पकड़वाओ। दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? आधा दिन नहीं लगेगा मुझे उस आदमी को पकड़ कर लाने में और सच उगलवाने में। तो फिर बात अब सिर्फ राधिका की या मेरी नहीं है, सबकी जान का खतरा है। पता नहीं और कितने लोग मिले हुए हैं। घर में शादी होने वाली है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। राधिका और कावेरी और बाकी सब कभी ना कभी तो बाहर जाएंगे ही ना। अकेला था तब फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हर बात सोचनी पड़ रही है। सही कह रहे हो तुम, सोचने वाली बात तो है ही। आदि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकांक्षा विक्रम के साथ ओम ठाकुर और कांता प्रसाद भी मिले हो सकता है। मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उनसे। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन किसी को अभी कुछ बताना मत। ठीक है। एक बात और आदि। क्या? तुम भाभी के साथ हॉस्पिटल गए, ये बात तो सिर्फ घर में ही पता होगी ना? हाँ, आदित्य ने कहा। तो फिर कोई वहां कैसे पहुंच गया? इसका मतलब कोई है जो खबर दे रहा है कि घर में क्या चल रहा है, राघव ने कहा। ये बात मुझे भी परेशान कर रही है कि कोई तो जरूर है जो घर में ही है। भुवन को मैंने इसीलिए घर पर वापस भेज दिया है। किशन तो है ही वहां, और तुम यहाँ अकेले हो। आ जाएगा भुवन मेरे निकलने से पहले। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा आदि, कब तक हम ऐसे करेंगे? मिलते हैं उनसे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिलहाल मीटिंग खत्म करते हैं और घर चलते हैं। आदित्य और राघव दोनों ने मीटिंग खत्म की, तब तक भुवन भी आ गया था। दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल दिए। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।